नमस्कार जोधपुर, पधारो जोधपुर और सूर्यनगरी। इन सूर्यनगरी माने इतना इतना अच्छा अच्छा लोग है कि मैंने 12 देश की परिक्रमा करने की आवश्यकता ही को नहीं। इन जोधपुर रहे मोहन है न केवल जयनारायण जी व्यास हुआ बल्कि अड़ी अड़ी हस्तियों हुई, बालमुकन जी, बिसा साहब ने ले लो या बहुत सा लोग ले लो। चाहे नारी शक्ति और आज मैं बात करूँगा तो नारी शक्तियाँ हमेशा आगे बढ़ी है। तो उन्होंने एक है हमारी नेहल कल्ला गोल्ड मेडल मिली है मैंने। आगे की बात जी की है मैं पूरी हिंदी में करूँगा क्योंकि बच्ची हालांकि मारवाड़ी बात जौने, परंतु मैं चाहूँगा कि आप हिंदी में बात करूँ। अब कौन है कई करे किकर करे, परंतु जोधपुर है नहीं। और जोधपुर वास्तव में नमस्कार करने योग्य ही है। मैं आपने और भी बता दूं, मैं नमस्कार जोधपुर इन वास्ते किया करूं कि आ हमारी मातृभूमि है और इन मातृभूमि ने हमेशा हर व्यक्ति ने प्रणाम करना ही चाहिए, वंदन करना ही चाहिए। तो ज़्यादा वक्त न ले तो वे सीधी बात अब बात करो अब नेहल कल्ला से। नेहल नमस्कार। पहला गुस्सा नमस्कार। खुश रहें। कहाँ से शुरुआत करें हम आपकी? पढ़ाई का क्षेत्र लें हाँ सर, या क्रिएटिव क्षेत्र लें, हर जगह अपने अपना परचम लहराया ही लहराया है। बस बड़ों का आशीर्वाद है सर। तो अपन शुरू से जीवनी जो है आपकी लेते हैं। जन्म कब हुआ था? वर्ष ही बताया अगर बताना चाहें। 27 दिसंबर। 27 दिसंबर। हाँ। उसके बाद में पढ़ाई एजुकेशन जोधपुर में ही रही? हाँ, हमेशा से जोधपुर में ही रही। और जो मेरी बीएससी थी वो बायोटेक्नोलॉजी में थी और वो महिला महाविद्यालय से मैंने की। और उसी प्रकार उसके साथ में मैंने 2 डिग्री और ली थी जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस जो बॉम्बे में स्थित है उनके थ्रू मैंने हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्स किया। तो उसके तहत मैंने मेडिपल्स में इंटर्नशिप की थी जिसके थ्रू मैंने हॉस्पिटल में कैसे मैनेजमेंट होता है तो वो सब देखा। और उसी के साथ मैंने डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन इग्नू जो ओपन यूनिवर्सिटी है वहाँ से किया। मतलब जो मेरी फील्ड है उसी से रिलेटेड मैंने सारे अपने कोर्स अपने साथ चलते रहने चाहे ताकि मैं अपनी नॉलेज को आगे बढ़ा पाऊँ। जी। और उसके बाद में मैंने मास्टर्स की 2019 में स्टार्ट की और 2019 से 2022 तक हमारी चली क्योंकि कोविड की वजह से थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया। और जो मास्टर्स में जो ट्रेनिंग होती है, जो मास्टर्स की थीसिस हम लिखते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, तो उसका टॉपिक भी हम कह सकते हैं संजोगवश बहुत अच्छा था क्योंकि मुझे बड़ा पसंद था। जो कोविड का टाइम चल रहा था तो कोविड के समय में कोविड के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जैसे कि मैं अपने दादाजी से बहुत कनेक्टेड हमेशा से रही हूँ। अगर आपका समय मैं लूँ तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी। मैं हमेशा से लोगों को अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहने का मौका नहीं मिलता है एंड आई वॉज सो लकी कि मेरे पास मेरे 3 दादाजी थे क्योंकि दादाजी उनके बड़े भाई जो बड़े दादा मैं बोलती थी, छोटे भाई जिनको मैं छोटे दादा बोलती थी, फतेह कृष्ण जी कल्ला, विजय कृष्ण जी कल्ला और देव कृष्ण जी कल्ला। तो उनके सानिध्य में मैंने हमेशा ये चीज़ सीखी है कि कैसे आपको अपनी अगर चाह है तो राह है। अगर आपको समय नहीं मिल रहा है तो आप कैसे सुबह के 3-4 जितने बजे पर तुझे पढ़ना है तो पढ़ना है। तो वो चीज़ मैंने उनसे सीखी क्योंकि उनके सारे काम उन्हें मुझसे ही चाहिए होते थे कि अगर तू है घर में तो तू ही करेगी। तो इसके साथ साथ मुझे पढ़ाई करने का जो जुनून था वो और बढ़ गया क्योंकि समय कम और जज्बा ज़्यादा था। जी। आपने एक नाम लिया फतेह कृष्ण जी कल्ला था, वही फतेह कृष्ण जी कल्ला था जो कलेक्टर थे? हाँ जी, RS हाँ अधिकारी थे। समाज में ही नहीं, पुष्करना समाज की बात नहीं करूँगा, भारतीय समाज में भी उनका एक नाम था, रुतबा था। बिल्कुल। और उनके आप वंशज है तो पूरे परिवार को आप मैं प्रणाम करता हूँ। और बलका साहब मैं पीछे देख रहा हूँ और मेरे जो भी लोग देख रहे हैं, काफ़ी लोग देख रहे हैं, ये खूब सारे आपके जो है मोमेंटो है, प्रशस्ति पत्र है और हाल ही में आपको MSc गोल्ड मेडल। तो किस विषय पर मिला? सर वो बायोटेक्नोलॉजी में ही मिला। और बायोटेक्नोलॉजी के जो 3 सब्जेक्ट थे जो प्लांट टिश्यू कल्चर, एनिमल टिश्यू कल्चर और प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, इन तीनों को मिला के हमारी जो ट्रेनिंग थी वो मैंने संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज से की, SN मेडिकल जोधपुर से। तो वहाँ पर एक रिसेंट टॉपिक मिला मुझे जो कोविड से रिलेटेड था कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको कैसे कोविड में जो फैक्टर्स बढ़ जाते हैं जी, तो हमको कैसे विदाउट, क्योंकि बहुत सी बार RT-PCR टेस्ट भी गलत हो जाता है जी, तो उस RT-PCR टेस्ट का जो सब्सटीट्यूट हम कैसे देखें वो मेरा टॉपिक था। तो इट वाज सो इंटरेस्टिंग कि मैंने जो काम किया तो मुझे पता चला कि कैसे मैं विदाउट कोई टेस्टिंग कैसे दूसरे फैक्टर्स के थ्रू हमें पता चल सकता है कि इंसान पॉजिटिव है या नेगेटिव है।
और बाकी ये काफ़ी अच्छा वक्त रहा, क्योंकि मुझे पीएचडी करने की आगे बहुत इच्छा है, तो मुझे पता चला कैसे रिसर्च वर्क होता है आगे। भविष्य में अगर आपको समय मिलता है तो पीएचडी करना है? डेफिनेटली समय निकालेंगे सर, पढ़ाई के लिए तो समय निकालना ही है। अभी समाज द्वारा भी आपको प्रशस्ति पत्र मिला गया है, हमारे पुष्करना समाज द्वारा भी आपको। बीएससी करने के बाद में आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे जोधपुर छोड़ के कहीं बाहर जाना होगा, बाहर पढ़ाई करनी होगी? ऐसी बहुत सी इंस्टीट्यूट थी, तो आप किसी कारण नहीं जा पाई या कुछ कहना क्योंकि चाहेंगे? ये मेरे जीवन का हमेशा एक ऐसा भाग रहा है जहाँ पे मैं अपने पापा को हमेशा बोलती हूँ आपने मुझे क्यों नहीं भेजा, जबकि मुझे पता है कि पापा के पहलू भी सही है अपनी जगह और मेरे पहलू भी सही है, क्योंकि जब दौड़ने भागने अचीव करने की उम्र होती है उस समय ये चीज़ें नहीं देखी जाती है एक लड़का है लड़की है बाहर कैसे भेजूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें लाइफ में आगे फिर आपको ऐसा लगता है कि मैं क्यों नहीं गई। पर कोई नहीं, मुझे ऐसा लगता है समय के साथ जो हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ होगा। अगर मुझे बेंगलोर यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन मिला था फॉर मास्टर्स बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, बट मैं जैसे कि मैंने बताया मैं दादाजी से भी काफ़ी कनेक्टेड थी, तो घर में जैसे हाई कोर्ट पापा है तो सुप्रीम कोर्ट दादाजी हुआ करते थे, तो मतलब उनसे परमिशन मिलनी भी काफ़ी मुश्किल होती थी। जोधपुर में रहने जी को करना वो कर ले, बाहर जाओ ना थोड़ा, तो इसीलिए मेरे लिए आपका मामला तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर ही खारिज हो गया। नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को मैं फिर भी मना लेती थी, पर हाई कोर्ट तक भी मना लेती थी, पर सुप्रीम कोर्ट उनका ऐसा था कि अट्टे जी को करना कर ले, बाहर जाने भी वही एमएससी है, पर उनको ये नहीं पता है कि आज के ज़माने में एक्सपोजर जो बाहर है वो यहाँ नहीं है। बट फिर भी मैं खुश हूँ कि मैंने यहाँ अपनी लगन लगाई, जो मैं कर सकती थी मैंने अपनी पूरी कोशिश की और भगवान की और बड़ों की कृपा से मुझे जो गोल्ड मेडल मिला। बीच में बात आपके रोकूंगा टोकूंगा, बलका साहब ऐसे नहीं थे कि आपको रोकते बाहर जाने के लिए, वो खुद जो है पढ़ाई के मामले में खैर बात हो गई। और इसके साथ ही साथ में जब मैं नेहल को पढ़ता हूँ, नेहल को जानता हूँ, या कभी अभी फेसबुक पर देखता हूँ, इंस्टा पर देखता हूँ, या ओपन माइक पर देखता हूँ, तो नेहल वहाँ पर ओपन माइक में मिल जाती है। पोइट्री में देखता हूँ तो वो नेहल लिखती भी है। तो कहाँ H2O और कार्बन मोनोऑक्साइड और वो लेखक ये दोनों बिल्कुल भिन्न भिन्न, तो वो ये पोइट्री वाला फिर आपको कैसे? एक्चुअली क्या होता है सर, जैसे हम जब पढ़ाई करने बैठते हैं तो ऐसा नहीं है कि जैसे हमें अगर गोल्ड मेडल मिला हो या भगवान की दया से जो भी पढ़ाई में इंटरेस्ट मेरा रहा है और हमेशा रहेगा, तो उस सब के बीच में एक जो वो मोटिवेशन होती है, जो बोल सकते हैं फ्यूल जो होता है, वो मेरे लिए हमेशा ये रहा है। मैं ज़िंदगी कभी मतलब एंजॉय करना नहीं छोड़ती हूँ। मुझे डांस का बहुत शौक है, मुझे पोइट्री का शौक है, लिखने का शौक है, और साथ ही साथ मतलब जो क्रिएटिविटी होती है वो करने का काफ़ी शौक है। तो ये मेरे लिए एक फ्यूल का काम करते हैं। मतलब जैसे अगर मैं पढ़ाई करते थक गई तो मैं कुछ लिखने बैठ जाऊँगी, गाना चलाऊँगी अपना फेवरेट, मैं उसको डांस करना शुरू हो जाऊँगी। तो ये मेरे लिए उस पढ़ाई को आगे बढ़ाने का स्रोत है। बिल्कुल। जब लिखने की बात आती है तो लिख वही सकता है जो पढ़ना जानता है, बिल्कुल, और बोल वही सकता है जो सुनना जानता है। तो ये दोनों चीज़ें, लिखना भी है आपको तो पढ़ना भी है। पढ़ते पढ़ते आप पोइट्री लिखने शुरू कर देती, कविताएं लिखना शुरू कर देती है, डांस कर देती हैं आप, और ओपन माइक में भी आप जाती है इतना समय, और फिर भी उसके बाद में कॉलेज में भी आप गोल्ड मेडल लेके आ जाती है। तो ये ऐसा मैं तो थोड़ा सोचता हूँ तो ये थोड़े सोच में मेरे बाल उठ जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं सर, मतलब ऐसा मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे मुझे हमेशा पढ़ाई के लिए हमेशा सपोर्ट मिला है। पापा का बाहर नहीं भेजने का पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा अलग है, और वो अब थोड़ा थोड़ा मानने भी लगे हैं। ऐसी बात है, जैसे बोलते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है, तो मैं अपने आप को भी रखूँगी वहाँ पे, क्योंकि मैंने पापा को इतना मनाया है कि अब मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आगे कहीं सिलेक्शन होगा, जो मैं कर भी रही हूँ एस्पायर, तो पापा ज़रूर भेजेंगे। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जो पढ़ाई है उसके साथ साथ अगर मैं उनको अच्छा रिजल्ट, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसमें फर्स्ट आने की वजह से मम्मी पापा सपोर्ट करते थे कि तू पोइट्रीज कर या डांस कर, जबकि जो मेरे बड़े दादाजी थे उनको ऐसा लगता था कि नहीं सिर्फ पढ़ाई करनी है। तो मैं वो भी अपनी जगह गलत नहीं, क्योंकि वो ज़माना अलग था, ये ज़माना अलग है। तो मैं ये सोचती हूँ कि डांस और क्रिएटिविटी, राइटिंग, ये सारी चीज़ें जब मैं करती हूँ तो मैं अपना रिजल्ट में कोई कमी नहीं रखती हूँ। तो मैं हमेशा अपने आप से जैसे अंतर्ध्वन या अंतर्मन बात करती हूँ, तो मुझे ये लगता है कि अपने को जहाँ चीज़ अपने मम्मी पापा या अपने समाज में, अपने समाज के लिए या अपने दादाजी का नाम अगर रोशन करना है तो अपने शौक को साइड बाय साइड चलाओ, बट कभी पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज़ ना करते हुए। नेहल, आप जानते हैं कि आपको अभी कितने सारे लोग देख रहे हैं? हाँ जी। ये क्यों देख रहे हैं आपको मालूम? कि उनको भी नेहल की तरह बनना है, उनको भी अपने बच्चों को
नेहल की तरह बनाना है। बड़प्पन है सर आपका। तो ये लोग ऐसे ही फालतू नहीं बैठे हैं। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि फेसबुक आए यार आनंद जी ने लाइव किया कि सही, सही, देखना ही सही। देखना है, वो मुझे नहीं देख रहे हैं और मुझे देखने वाली नहीं, चीज़ है ही नहीं। नहीं। वो चीज़ ऐसा वो कुछ देख रहे हैं, आपके भाव का देख रहे हैं। खूबसूरती होती है वो चेहरे से नहीं होती है, खूबसूरती है अंतर भाव से होती है। वो भाव जो आपके हैं वो मन में, वो भाव आपका सुनना चाहते हैं ताकि उनके भी बच्चे आगे जाके एक नेहल बने। केवल हमें जोधपुर में इस जो आपका कौन सा मोहल्ला नौचा हो गया, वोलरी में एक नेहल नहीं चाहिए। हमें हर मोहल्ले में, हर प्रांत में, हर जगह पे नेहल ही नेहल चाहिए। और वो नेहल, ठीक है, ये नेहल BHU नहीं जा पाई, ये नेहल बेंगलोर नहीं जा पाई, और तो बहुत सी नेहल वहाँ जाएगी और अपने जोधपुर का नाम, हमारे भारतवर्ष का नाम रोशन करेंगे। ओपन माइक की बात करें तो ओपन माइक में आप क्या क्या बोलते हैं? या जैसे सर मुझे शौक़ है जो सोशल इश्यूज़ होते हैं। जैसे मैंने एक बार एक पोइट्री लिखी थी, लड़की होने पे कैसा महसूस होता है। जैसे उसका जो शीर्षक था आज़ाद हो तुम, तो उस पर मैंने ऐसा लिखा था कि रात के 9 बजे अगर तुम्हारे भाई से अच्छा और तुम्हें क्यों ना पूछा जाए तो आज़ाद हो तुम। रात के 9 बजे अगर तुम्हारे भाई से अच्छा और तुम्हें क्यों ना पूछा जाए उस दिन आज़ाद हो तुम। और इसी प्रकार मैंने बहुत सी चीज़ें लिखी कि चंद्रयान की सिर्फ बातें ना करते हुए सच में उड़ाने का जज्बा रखती हो तो आज़ाद हो तुम। इस प्रकार मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी थी और मैंने वहाँ प्रस्तुत की, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है खुद के भाव खुद तक ना रखना और आगे पहुँचाना। तो ये चीज़। क्या तुम वास्तव में आज़ाद हो? डेफिनेटली मैं आज़ाद हूँ। वास्तव में आज़ाद हो? मैं हूँ आज़ाद, क्योंकि अगर बाहर ना भेजना वो एक अलग पहलू हो जाता। उसके लिए मैं पापा को कभी नहीं, वो उस बात से हम दूर हटते हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं, आज परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं, सामाजिक मुद्दे की बात करते हैं, देश राष्ट्र हित की बात करते हैं। क्या हम आज़ाद हैं? क्या हम आज़ादी के नारे ही लगाएंगे? सर कहीं कहीं लगता है कि लड़कियां आज भी आज़ाद उतनी नहीं हो पाई है, और डिपेंड करता है आप कैसी फैमिली से बिलोंग करते हो। और सबसे बड़ी बात जो मैं सबसे और अपनी उम्र की लड़कियां या लड़के सबसे कहना चाहूँगी कि आज़ादी के लिए आपको पहले एक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी पड़ती है कि अगर मैं मम्मी पापा से कोई आज़ादी मांगूंगी तो पहले मुझे अपनी चीज़ भी रखनी पड़ेगी कि क्यों आप मुझ पर विश्वास करो। तो विश्वास बिल्ड करना बड़ी चीज़ है। तो मैंने अपना विश्वास घर में बनाया, तब मुझे वो आज़ादी मिली। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि हर इंसान को वो विश्वास बनाना मतलब वो मुश्किल काफ़ी होता है, क्योंकि आपको अगर मम्मी पापा ने कोई फ्रीडम दी है तो उसका मिसयूज़ ना करते हुए अगर आपको आज़ादी चाहिए तो उसके लिए पहले आपको भी कुछ देना पड़ेगा। नेहल, आपकी ही बात पर मैं वापस आता हूँ। आपने एक पापा को लेकर बात की कि मुझे हमेशा एक गम रहेगा, मुझे एक मन में रहेगी कि पापा ने मुझे बाहर नहीं भेजा। पता है मैं भी एक बाप हूँ, और वो खुशनसीब होते हैं बाप पिता जिनके आप जैसी बिटिया होती है। मैं वो खुशनसीब हूँ नहीं, मेरे बिटिया है नहीं, परंतु आप भी बिटिया से कम नहीं। तो एक बाप सोचता है जब वो अखबार में पढ़ता है 16 दिसंबर की वो बातें याद करता है, जब अखबारों में पढ़ता है, कश्मीर में बातें देखता है, निर्भया को देखता है, वो बाप डर जाता है। मैं समझ सकती हूँ। माँ के तो आंखों में ममत्व के आंसू निकल जाते हैं। वो बाप पत्थर दिल लोग कहते हैं, वो पत्थर दिल नहीं होता, वो सबसे कमज़ोर होता है। परंतु वो जो है ना मुझे तान के सीना फाड़ के दिखलाता, वो सबसे अगर डरपोक अगर मेरे कह जाए तो वो होता है बाप। उस बाप के बापत्व को कोई नहीं जानता, इस कारण आपको वो नहीं भेजता। कहीं न कहीं उसको ये लगता है, ऐसा नहीं है कि वो घबराता, वो कहीं भी चला जाएगा, वो लोन ले लेगा, वो सब कुछ करेगा, परंतु वो ये डरता कल कुछ ऐसा हो जाए तो हम आज़ाद ज़रूर हुए हैं। 1947 में हम आज़ाद हो गए थे, परंतु कहीं न कहीं लड़की, हमारे देश की लड़की आज़ाद नहीं हुई है, क्योंकि हमारे विचारों में आज़ादी नहीं है। आज़ादी अगर हम बातें करते हैं तो उस हिमगिरी पर हमारे ही देश के नौजवान, हमारे ही देश के सैनिकों पर आज़ादी के नाम पर पत्थर फेंक दिया करते हैं। तो आज़ादी के केवल यहाँ पर तो नारे लगाए जाते हैं। खैर ओपन माइक की बात करते हैं, ये तो बातें ऐसी ही होती हैं। और क्या कुछ करते हैं आप? ये खूब सारे जब मैं देखता हूँ नेहल कल्ला क्लास 2, क्लास 3, क्लास 10, ये प्रशस्ति पत्र, अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण फेडरेशन, अखिल भारतीय पुष्टिकर सेवा परिषद, पूरा ये भरा हुआ है आपका। कहाँ से? दुबई फोक डांस। दुबई गए आप? यस सर। दुबई गए और पिताजी को गए कह रहे बेंगलोर में भेजा। एक्चुअली वो 5 दिन का मामला था और वो 2 साल का मामला था। तो आप
मैं यही तो बोल रही हूँ, पापा ने मुझे पूरी फ्रीडम दी है, पर वो जो उनका डर था 2 साल में उसको अपने से दूर कैसे, मैं समझ सकती हूँ वो अपनी जगह सही है। ठीक है, अब पापा की बात नहीं करेंगे, अब बार बार आपको जो है कोई नहीं। तो दुबई की बात करते हैं। दुबई जाना कैसे हुआ आपका? दुबई एक्चुअली हमारे कॉलेज में ऑडिशंस हुए थे, जो दुबई में इंटर कल्चरल एक्सचेंज होता है, जो हमारे यहाँ की कल्चर जैसे कालबेलिया डांस, तेरा ताली फोक डांस, जो राजस्थान के फोक डांस है, हमने वहाँ प्रेजेंट किया और उसके लिए पहले यहाँ ऑडिशंस वगैरह हुए थे हमारे कॉलेज लेवल पे, तो उसमें मैं सेलेक्ट हुई थी वहाँ अपना नृत्य प्रस्तुत करने के लिए। तो मैं बहुत खुशनसीब समझती हूँ, और जो महिला महाविद्यालय, जो मेरी कॉलेज ने मुझे सपोर्ट किया हमेशा, तो उन्होंने एक पूरा राउंड रखा था जिसमें हम लोगों ने अपनी, और मेरी एक टीम हमेशा से 3 साल से एक्टिव रही है, जो मैंने पूरी बीएससी और एमएससी पढ़ाई के साथ डांस मेरा हमेशा से बहुत ज़्यादा फेवरेट रहा है, जो मेरी पढ़ाई में जो कह सकते हैं वही बात के फ्यूल रहा है। तो मैं अगर डांस कर लेती हूँ, मैं 10 मिनट डांस करके 10 घंटे पढ़ सकती हूँ, ये वाला सिचुएशन हो जाता है। तो इसीलिए तो मैं दुबई गई थी, वहाँ पे 5 दिन का प्रोग्राम था, और वहाँ पे हमें स्काई हाई यूनिवर्सिटी थी, जो शारजाह यूनिवर्सिटी, जो शारजाह में स्थित है, वहाँ पे हम लोगों ने अपना नृत्य प्रस्तुत किया था। जी जी, कैसा रहा आपका अनुभव? काफ़ी अच्छा, मतलब जो लाइफ की फ़र्स्ट फ्लाइट, ये सारी चीज़ें भी मैं कहूँगी मेरी फैमिली की वजह से ही है। फर्स्ट फ्लाइट मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप, मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल डांस परफॉर्मेंस, क्योंकि जो बोलते हैं लव व्हाट यू डू एंड डू व्हाट यू लव, तो जो चीज़ से मुझे प्रेम है वही मुझे प्रस्तुत करने मिला, उससे अच्छा क्या हो सकता है। आपकी माताजी भी लिखा करती है? उन्हीं से देखा था अपनी बहन की, जब वो एक हमारे समाज की पुष्कर नाशक की जो है ग्रुप है, उसमें बड़ी, तो क्या प्रेरणा, लिखने की प्रेरणा आपके मम्मी से? जब मैं 6ठी क्लास में थी, जो 6th क्लास में मैं थी, उस समय मैंने पहली बार कुछ लिखा अपनी तरफ से, और मम्मी ने और पापा ने अप्रिशिएट किया कि यार तू मतलब इस एज में ये लिख रही है। तो वो कहते हैं जैसे हमें पता नहीं होता है, जब मम्मी पापा ने बताया तब मुझे वो इनर पावर्स पता चली कि मैं लिख सकती हूँ। तो उन्हीं दोनों को धन्यवाद, और मम्मी की वजह से तो जेनेटिकली आया ही होगा। बिल्कुल, कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो पुरखे या परदादे या हमारा जो नाम लिखते हैं, या हम बार बार उस चीज़ को रिपीट करते हैं। अगर आप धार्मिक है तो कभी भागवत पुराण कभी पढ़ना, तो उसमें एक संत ने कहा है कि नारायण नारायण, वो नारायण 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 बोलता है और उसको मोक्ष प्राप्त हो जाती है, ऐसा कुछ आया हुआ है, कभी पढ़ना ध्यान से। तो हम आपके नाम की बात करते हैं, तो आपके पिता अशोक, इनको शोक नहीं रहता, और अशोक महान था, कीर्ति आपकी माता जी है। तो जहाँ पर अशोक है, जिनको शोक नहीं है, और कीर्ति आपकी चौओर फैलती है, और आप खुद नेहल है आपका, आपको मालूम है आपका नाम के अर्थ क्या है? मेरे नाम का अर्थ है माँ को मुझसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी, मतलब जो इंग्लिश में मैंने पढ़ा था, ब्यूटीफुल, लविंगनेस, और रेनी, जो बरसाती मौसम होता है उसमें जो नेचर जैसी हो जाती है। तो पूरा परिवार जब है इतना खुशनुमा है, प्रसन्नुमा है, हम तो केवल नाम के आनंद है, आनंद तो एक्चुअल में असल में प्राप्ति होती है वो आप जैसे बच्चों के साथ मिलकर। मैं हमेशा जो है इंटरव्यू, अगर मुझे कहा जाए तो मैं इंटरव्यू जो है या तो अपने से कम उम्र से जो बच्चे हो, ज़्यादातर मैं ही चाहता हूँ मेरे युवाओं से मैं इंटरव्यू लूँ, या फिर मैं अपने बुजुर्गों से लेता हूँ, ताकि उनसे बहुत कुछ सीखने को मुझे वहाँ पर मिलता है। और कुछ अपने बारे में बताना चाहेंगे? जैसा आपने बोला कि सीखने को मिले, लाइफ का एक मोटिव हमेशा रहा है कि ज़िंदगी में सीखना कभी बंद मत करो। जैसे कि मैंने बोला, मैं हमेशा दादाजी के साथ रही, तो उन्होंने यही सिखाया कि जैसे मैं अगर उन्होंने वो मजाक किया करते थे कि नेहल अगर इतना रैंक आई तो इतना मैं तो ना इतना रुपया दूंगा, जस्ट फॉर अ जोक। वो मुझे एक जज्बा होता था जो बचपन में कि मैं, और फिर वो छुपा देते थे कि मतलब तकिए के नीचे छुपा रहे हैं, कभी इधर छुपा रहे हैं, तो हमेशा डांट के साथ प्यार भी मिला है, और वो चीज़ मुझे हमेशा आगे याद रहेगी। अगर मुझे कोई बोलेगा कि तू हम्बल है या कुछ भी है, तो वो मैं अपने परिवार की वजह से ही हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा परिवार ने ये सिखाया है कि कभी भी कोई चीज़ का घमंड नहीं लेने का, और वैसे भी इतना अभी कुछ अचीव किया नहीं है, उनके आशीर्वाद से आगे और अचीव करेंगे। और रही बात जो आप बोल रहे हैं, तो उसी ह्यूमैनिटी के तौर पे जो मैंने घर से सीखी है, मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी हुई हूँ जिसका नाम है रॉबिनहुड एकेडमी। तो रॉबिनहुड एकेडमी का काम है जो भी लेफ़्ट ओवर होते हैं, जो खाना बच जाता है, हम उनको कलेक्ट करते हैं, या जैसे कोई होटल है वहाँ पे एक्स्ट्रा खाना हो गया तो हम उस होटल से कलेक्ट करते हैं, और फिर जैसे झुग्गी और जो बस्तियाँ होती हैं वहाँ जाके हम उन्हें बांटते हैं। तो उसमें 2 डिपार्टमेंट होते हैं, एक तो खाने का और एक पढ़ाई का। तो मैंने पढ़ाई वाला डिपार्टमेंट ले रखा है, मैं झुग्गी के जो बच्चे होते हैं उन्हें जाके पढ़ाती हूँ।
तो मुझे सिर्फ पढ़ाई अपने तक रखने का शौक नहीं है, मुझे आगे बढ़ाने का भी शौक है। जिसे बोलते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मेरे दादाजी टीचर थे, मेरे छोटे दादाजी RS ऑफिसर थे, मेरे बड़े दादाजी जो थे वो विधानसभा में मतलब स्पीकर थे, तो उनका रिपोर्टर थे। तो इन तीनों का भी मुझ पर बहुत प्रभाव रहा है। मेरे घर में हमेशा पढ़ाई को लेके काफ़ी शौक और साथ में सपोर्ट भी रहा है। मम्मी PhD इस उम्र में भी कर रही है, तो उन्हें देख के रात को 2 बजे अगर मैं पढ़ रही होती हूँ तो मम्मी भी साथ में पढ़ रही होती है। मम्मी के लिए बोला इस उम्र में भी पढ़ाई कर रहा है। इस उम्र मतलब जैसे लोग बोला करते हैं, इस मम्मी को हमेशा जो कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं तो उसमें बोलते हैं इस उम्र में भी इतनी सुंदर है, तो उस समय मेरी बेइज्जती हो जाती है। तो इस समय भी तो मैं बोलूंगी इस उम्र में। मैं यहाँ से हटकर आपकी मम्मी को बैठा दूं ना तो कहीं ये नहीं मुझसे यंग लगे तो ये लगे कि ये दोनों बहने हैं। वही तो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट, उनके लिए कॉम्प्लीमेंट है। इतने स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। मैं नहीं हूँ, वो मजाक कर। तो और बात करके बहुत अच्छा लगा। पीछे जो है कैमरे में तो नहीं दिख पाएगा, परंतु एक भरतनाट्यम करते हुए कुछ फोटो जो तस्वीर जो है मुझे नज़र आती है। तो डांस में आप कौन कौन से डांस किया? बेसिकली तो राजस्थान फोक और वेस्टर्न, और उसी के साथ में जैसे भरतनाट्यम आपने बोला, मैं कोई कहीं से शिक्षित, मैंने कोई डिग्री नहीं ली है, पर काफ़ी शौक है मुझे क्लासिकल का, और ये भी मैं आगे आने वाली उम्र में सीखना चाहूँगी। तो सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। तो वही चीज़, तो जो चीज़ हमें पता है कि कोई उम्र तक रेस्ट्रिक्टेड है, जैसे आपने बोला, माना उम्र कभी रोकती नहीं है, ना सीखने को रोकती है, पर जैसे अगर मुझे आगे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, पर उसी की भी अगर एलिजिबिलिटीज़ होती है, तो उन सब चीज़ों में अपने आप को बांध सकते हैं, पर सीखने में कभी नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि डांस हो चाहे कुछ भी चीज़ हो, तो उसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। बातें करने का मतलब ख़त्म करने की तो बात ही होती नहीं है, कुछ आपसे सीखते रहें। बस ढूंढ रहा हूँ कि क्या सवाल आपसे करूँ, क्योंकि मैं तो नहीं सर। तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए। और भी कुछ अपने बारे में बताएं, परिवार के बारे में, अपने कॉलेज, जैसे आपके गुरु जो थे, टीचर्स वो थे जिनसे आप प्रेरित हैं, जिनको मतलब आपको नींद में से भी उठा के अगर ये पूछ लिया जाए कि आपके टीचर कौन से है, तो ऐसा कुछ टीचर या? मैं हमेशा जो मेरी बेसिक स्कूल रही है, जहाँ से मैंने नर्सरी से स्टार्ट किया, तो श्री सीमा माउंटेन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मैंने शुरुआत यहाँ से की थी। और मैं हमेशा स्कूल का धन्यवाद जितना करूँ उतना कम है, क्योंकि जो मेरे, जैसे बोलते हैं ना, घर की नींव में उसकी मजबूती होती है, तो जो नींव बनाई है वो मेरी इसी स्कूल ने बनाई है। यहाँ के जितने भी टीचर्स थे, जो हमारे प्रिंसिपल सर थे, ओम प्रकाश लोढ़ा सर, और जितनी भी मैम थे, शीलू मैम, सरला मैम, जो स्वाति मैम, जो हमें ऐसे टास्क दिया करते थे जिसमें हमें पता चलता था कि हाँ हम क्या लिख सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि सोचने की क्षमता हमें नहीं पता होती जब तक हमें कोई चैलेंज नहीं मिलता। जैसे लाइफ में हमें पता नहीं होता कि हम क्या चीज़ कर सकते हैं जब तक अपने ऊपर आन ना पड़े। जैसे मेरे दादाजी जब बीमार हुए थे 2016 में, मैं बहुत कनेक्टेड थी हमेशा उनसे, और अब अनफॉर्चुनेटली तीनों दादाजी मेरे साथ नहीं है। आप सोच रहे होंगे घुमा फिरा के मेरी बात दादाजी पे आ जाती है, पर जैसे वो पृथ्वी की धुरी होती है ना, जिसमें घूम घूम के, तो मेरी जीवन उन्हीं पे घुमा है। तो मैं उनके लिए काफ़ी इमोशनल भी हो जाती हूँ हमेशा, कि अगर उनसे इतना सीखने को मिला है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे जाके उन लोगों का और मैं अपने घर का नाम रोशन कर पाऊँ, और उम्मीद करती हूँ कि आगे कर भी पाऊँ। तो हमेशा वो भी मेरे गुरु रहे, तीनों दादाजी, मेरे मम्मी पापा, और मेरे जो भी रिलेटिव्स है, चाहे मेरी बुआ, मासी, मामा, इन सब ने हमेशा मुझे एक सपोर्ट ही दिया है। मतलब कभी ऐसे ड्रॉबैक, जैसे लोगों के लाइफ में कोई विलेंस होते हैं, भगवान की दया से ऐसा कुछ भी नहीं है। हमेशा मेरी फैमिली मेरे लिए सुपीरियर रही है, और टीचर्स मेरे स्कूल के और सोनलाल मणियार के हमेशा अच्छे रहे। ओम प्रकाश जी लोढ़ा का नाम लिया, वो सामने है। सर की वजह से आज हम बैठे हैं सर यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। और काफ़ी देखने वाला, और जब भी उनको समय मिला ज़रूर वो कमेंट्स करेंगे। और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। और मैं हमेशा जो है जब भी अपना संबोधन शुरू करता हूँ, जैसा कि मैंने पहला ही बताया था कि जब भी संबोधन शुरू करता हूँ, नमस्कार जोधपुर अवश्य बोलता हूँ। ये नमस्कार जोधपुर बोलने का कारण ये है कि मुझे मेरे जोधपुर में वो मिलता है जो कहीं बाहर नहीं मिलता है, इसलिए मैं कहीं बाहर जाता ही नहीं। एक्चुअली सर एक बात बोलूँगी, मुझे भी बाहर जाने का ऐसा शौक नहीं है कि ओहो बाहर निकलना ही है। जो अपनी धरती का प्रेम है, मुझे आज इस घर से इतना प्रेम है, जैसे पापा बोलते हैं भाटों लगा हो गया, तो वो वाली चीज़ तो है हमें इस पूरे शहर से। पर जैसे कभी कभी सोचते ना, एक पर्टिकुलर एज होती है जब आपको सक्सेस लेने के लिए थोड़ा सा डिटैच होना पड़ता है, तो बस वही डिटैचमेंट के लिए, और आगे मैं यही सोचती हूँ जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो आगे अच्छा ही लिखा इतना भी प्यार प्रेम जो है काम नहीं करना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे मारवाड़ी में कहावत है कि वो चौथा फेरा होता है ना, तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग वो एक कम्मड़ वालों कुछ गाते हैं, तो वो फिर वो गा नहीं पाएंगे। तो इतना जो है प्रेम जरूर रखो, पर इतना घर से जो है ना, अगर प्रेम रखोगे
तो फिर माता पिता जी जो है, मम्मी की वजह से भी चश्मा लग गया, पापा भी चश्मा लगाते हैं, तो और ज़्यादा चश्मा लग गया आंखों से, फिर वो जो है प्रेम के आंसू, नेहल 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 नेहल। तो खैर बहुत अच्छा लगा, और मन ही नहीं होता कि हम आपसे अब विदा लें, परंतु अच्छा लगा आपसे। और फिर एक बार आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतना समय जो है आप लगातार हमें दे रहे हैं, और आप कमेंट्स भी कर रहे हैं। नीलू बोड़ा लिख रही है कॉन्ग्रेचुलेशन बेटू, और भी जो आपके मिलने वाले हैं परिचित हैं, खूब सारे हैं, हम सब आपको पढ़ रहे हैं, बाद में जवाब देंगे। और आपसे इजाज़त चाहूँगा, ऐसी ही शख्सियतों को लेकर फिर हाजिर होऊंगा जब हमारी ऑफिस की छुट्टी होगी। नमस्कार।